सर महक बता रहे थे, आप उसको बोले कि आप आज अच्छे से बताएंगे उसको। मैप वर्क करेंगे। मैप वर्क कर हम्म। रहे थे हम लोग, है ना। और हम लोगों ने अफ्रीका और अमेरिका वाला पढ़ डाला था। हम्म। अरब का भी पढ़ डाला था। ईरान का भी नाप जो है पढ़ डाला था ना। दस्त ए लूट हमारा और मरुस्थल दस्त ए था कबीर। मैम। अभी हम लोग आते हैं इधर। आज स्ट्रेंथ अच्छी देख करके बड़ी खुशी मिल रही है इनिंग में। कारण क्या है इसका? आर्सेनल वाले भी आ गए हैं क्या आज? सब अवधूत बन रहे हैं सर अब। बहुत सही। और भूत नहीं बने तो मार मार के भूत बना दूंगा। समझिए। इसीलिए कह रहा हूँ, अभी मौका है। बहुत तरह का ट्रीटमेंट है। अच्छा, ट्रेडिशनल एजुकेशन में यही चीज होती ना, वहाँ कान खटाई हो जाता है। यहाँ तो क्या कहते हैं, क्लास ऑन करके। मेरा भाई भी ऐसे करता है, तभी मैं तब से मुझे शंका हो रही है। मेरा भाई की ऑनलाइन क्लास चलती है इंजीनियरिंग वाला। वो क्या करता था कि वो लगा देता था वहां पर, और उसके बाद अपना मोबाइल खोल करके पबजी खेलता था। बहुत दुखी अब है भी आज। बैन हो गया। बहुत दुखी है वो। आज दुखी होंगे बहुत तब तो। हाँ, बहुत दुखी है। कोस रहा था मोदी को। उसका जो है दिन रात इसी पबजी में जाता था, और मैं इतना खुश हूँ, मेरे घर वाले इतना बहुत आनंदित हैं। बहुत सही हुआ ये। अच्छा निर्णय था मोदी जी का। ऐसे ही सुधारा जाएगा। लोग टिकटॉक में भी ऐसे। टिकटॉक तो लड़कों का जेंडर ही चेंज कर दे रहा था, है ना। जी जी बिल्कुल सर। ये सब एलजीबीटी हुए चले जा रहे थे। जी सर बिल्कुल। हैं? पुरुषत्व एलजीबीटी की क्यों। भावना ही धरती से समाप्त कर देता अगर ज्यादा दिन रहता तो। सब लड़की बहन लहंगा पहने नाच रहे, ठुमका लगा रहे हैं। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? कितने तो सर लिपस्टिक लगाते थे। लिपस्टिक, साड़ी, पता नहीं क्या क्या। जो होता है अच्छा होता है। अब हम लोग आते हैं गोभी का मरुस्थल। यहाँ देखते हैं। अच्छा, किजाइल कुम और कराकुम मरुस्थल बता दिया था ना मैंने। उज्बेकिस्तान वाला ताशकंद, जहां पर सबसे ज्यादा जी वो पाया जाता है, टेम्परेचर डिफरेंशियल। अच्छा, डायरनल टेम्परेचर डिफरेंशियल मतलब दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? उज्बेकिस्तान पानी दो पानी। 58। उज्बेकिस्तान में। 58 डिग्री उज्बेकिस्तान तक में होता है। ताशकंद। हाँ, ताशकंद में, है ना। और ईयरली टेम्परेचर डिफरेंशियल, वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? साइबेरिया में। रसिया। साइबेरिया में। साधना बोली गया ये। यस सर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं गोबी डेजर्ट। मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर है, टकला मकान मरुस्थल से जुड़ा हुआ है। लेकिन साइबेरिया मरुस्थल नहीं है। शंकुधारी वन पाए जाते हैं वहां।
गोबी का मरुस्थल। मेजर पार्ट ऑफ द गोबी डेजर्ट। हमारा ये कैमरा ही हमको लगता है गड़बड़ हो गया है, इसको वापस करना पड़ेगा क्वारंटीन में। है ना, तो ये मेजर पार्ट ऑफ द गोबी डेजर्ट लाइज इन मंगोलिया एंड इट आल्सो कवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि मंगोल लोग यहाँ पर पाए जाने वाली जनजाति गोबी और मंगोल जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, है ना। और ये यहाँ पर मंगोल कई बार आक्रमण किए थे। जैसे कोई मंगोल का आक्रमण बताइए आप, अगर याद हो इतिहास में, जिन्होंने मेडिवल पढ़ा हो कभी। याद है किसी को कोई मंगोल आक्रमण? सर मंगोलों के शासक हुए हैं, चंगेज खान सबसे बड़े शासक हुए हैं सर, और लगभग सबसे बड़ा साम्राज्य अभी तक किसी ने अंग्रेजों के बाद में कायम किया तो वो चंगेज खान रहे हैं। इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज खान, इल्तुतमिश के टाइम पे दिल्ली सल्तनत में चंगेजों का आक्रमण हुआ था, और ये काफी लंबे टाइम तक अलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक मंगोल आते रहे थे। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर भी अंग्रेजों ने धावा बोला था, अंग्रेजों नहीं मतलब कि मंगोलों ने भारत पर धावा बोला था, और तैमूर लंग भी एक बहुत ही कट्टर था, है ना। चंगेज खान, ये सब यहाँ पर आक्रमण किया करते थे। कादर खां, हाँ, तुगलक खान, उलूग खान, ये सब मंगोल थे जो क्या कहते हैं आए थे और आक्रमण किए थे यहाँ पर। अच्छा, और जो मुगल शब्द आया है ना, मुगल, ये मंगोल शब्द से ही आया है, ठीक है। मंगोल शब्द से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, मुगल शब्द की। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था, और वो अपने चंगेज खान का ही नाम लेकर के उसने किया था। सर चंगेज खान उसके नाना थे। सर चंगेज खान तो टाइटल है, उसका नाम तो कुछ और था, और ये मुस्लिम नहीं है। नहीं, मुस्लिम ही जनजाति के हैं, मंगोल जनजाति है ना, लेकिन इन्होंने धर्म जो एक्सेप्ट किया था मुस्लिम इस्लामिक ही इन्होंने एक्सेप्ट किया था। ट्राइब इनकी लेकिन इस्लामिक नहीं थी। मंगोल जो थी वो ट्राइब इस्लामिक नहीं थी, लेकिन इन्होंने, जनजाति अलग होती है और धर्म जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है वो अलग चीज़ होती है। तो इनकी जनजाति दूसरी थी, लेकिन इन्होंने जो धर्म एक्सेप्ट किया था वो दूसरा धर्म, इस्लाम इन्होंने एक्सेप्ट किया था। यहाँ इसे कहा जाता है हाउस ऑफ स्टोनहेंज या होम ऑफ स्टोनहेंज। स्टोनहेंज एक रहस्यमयी पत्थर होता है, ठीक है, जिसका मिस्ट्री आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है इसके बारे में। ये ऐसा पत्थर होता है कि इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं कि उन्हें, अच्छा, जो ये डिफॉल्ट मोड में हम नहीं जानते हैं, धर्मेंद्र जी ने बनाया था जो है इसका लोगो, और इनको भी नहीं पता होगा कि इन्होंने क्या बना दिया है। ये जो अभी आप में देखते हो ना, देखो मैं अभी अपना स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, है ना, ये देख रहे हो क्या है, ये अभी मैंने ध्यान आया मुझे तुरंत, है ना। ये जो पत्थर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं लगे हुए, 4 पत्थर, उनके ऊपर सिल्ली, है ना, ये स्टोनहेंज के पत्थर हैं। गोबी मरुस्थल का ही सीन है ये। अब ये पता नहीं कैसे इनको मिल गया, कहाँ से लगा दिया इन्होंने, लेकिन ये जो पत्थर लगा हुआ है 4, उसके ऊपर जो रखा हुआ है, ये स्टोनहेंज ही है, उसी का सीन है। सर ये 8 अजूबों में से एक है शायद। सर ये जगह 8 अजूबों में से एक है शायद। इसको नहीं, इसको 8वां अजूबा मानते हैं, लेकिन ये उसमें लिस्ट नहीं, क्योंकि ये कोई जगह नहीं, कोई आर्किटेक्चर नहीं है ना। इसकी खासियत ये है
कि ये जैसे जाओ तो ये पत्थर पहले नीचे पड़े रहेंगे, ऐसे ऐसे बिखरे हुए, जैसे तुम आज जाओ ये पत्थर ऐसे बेतरतीब तरीके से ऐसे पड़े रहेंगे ऐसे, और इतने भारी हैं कि कम अगर इनको मतलब कि 20,000 किलो 10,000 किलो के एक एक पत्थर। अभी कोई ऐसी क्रेन नहीं बनी है कि इसका एक पत्थर उठा सके, अभी भी ऐसी कोई क्रेन नहीं है, वहां मरुस्थल में कौन जाएगा इसको उठाने, वैसे भी है ना, कि इसको उठा सके एक पत्थर। लेकिन अभी जैसे तुम गए यहाँ पर देखे तो ये पत्थर बेतरतीब ऐसे पड़े रहेंगे, और उसके बाद तुम कल जाओ परसों जाओ 2-3 दिन बाद जाओ तो ये पत्थर इस जैसे ये रखा हुआ है ऐसे ऐसे अरेंज हो जाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे अरेंज हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जाओ तो फिर से ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं, और फिर से क्या कहते हैं अरेंज हो जाते हैं, और उसके बाद पता चला और जगह बदलती रहती है। तो कैसे होता ये है कैसा ऐसे ये कैसे हो रहस्य है पाता यार। है ये, मतलब अपने ये एक रहस्य है जो मतलब अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में ये एक रहस्य है कि ये, और अच्छा ये भी बात है कि ये कोई आज से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। मान लो कोई किसी एक का मूड चेंज हो गया, उसने तफरीह लेने के लिए कभी कर दे, लेकिन मरुस्थल में अक्सर जब ये हो रहा है ना, और लाखों साल से हो रहा है, किसके पास इतना टाइम है भैया कि वो जा करके फोकट में वहां बहुत भारी क्रेन लेकर के इसको सेट करता होगा, फिर बिगाड़ता होगा, फिर सेट करता होगा, फिर बिगाड़ता होगा। फालतू काम करने के पास किसके पास टाइम है? तो ये तो बड़ी, ये तो अभी मुझे तुरंत अचानक किया कि ये तो वही चीज है। गूगल में सर्च करोगे तो यही तुम्हें दिखाई देगा, है ना। तो ये एक रहस्य है दुनिया का, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, और आज तक इसके बारे में कोई बता नहीं पाया है कि ये कैसे अरेंज हो जाता, वो भी एक पैटर्न पर। जैसे और हवा भी इतनी तेज नहीं चलती, इसको हवा क्या बहा पाएगी जो इतना भारी पत्थर है, 10,000-20,000 किलो का एक पत्थर है। मतलब सर कितने टाइम में चेंज हो जाता है ये? इसका कोई फिक्स नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 1 महीना भी लग जाएगा, 2 महीना भी लग जाएगा, 3 महीना भी लग सकता है ना, लेकिन ये चेंज हो जाता है। कभी पैटर्न, कभी कोई गया तो पैटर्न पे है, तो कभी कोई गया तो पैटर्न पर नहीं है, कभी गया तो पैटर्न पे ही खड़ा मिल गया, है ना। तो अब इसका कोई निर्धारित समय नहीं है, और जगह भी इसकी बदलती रहती है पत्थर की। इतना भारी पत्थर कि वो कभी हवा से नहीं सरकाया जा सकता, है ना, कि मरुस्थली हवा उसको सरका देगी। लेकिन जब इसको जाओ देखने तो ये आज यहाँ पर पत्थर पड़ा हो, उसमें कई लोगों ने रिसर्च किया, पत्थर पर सिग्नेचर किए, मार्क किए, इस पर टेस्टिंग करने की कोशिश की, और उसके बाद गए तो उनको वो कम से कम 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर जाकर के उनके सिग्नेचर वाला पत्थर दिखाई दिया। और किसके पास इतना टाइम है कि भाई 6 किलोमीटर खरीद करके 20,000 किलो का पत्थर लेके जाएगा, वो भी मरुस्थल में खेला दिखाने के लिए, वो भी हमेशा, है ना, और भी बहुत समय से, एंशिएंट पीरियड से। तो ये रहस्यमय स्टोनहेंज के पत्थर दुनिया में केवल इसी गोबी मरुस्थल में पाए जाते हैं। इन पत्थरों की पूजा होती है, इन्हें कहते हैं कि ये ईश्वर के जो दूत हैं, फरिश्ते, वो इसको अरेंज करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सूर्य देवता का जासूस है। स्टोनहेंज का मतलब ये होता है कि जासूसी पत्थर, ये एक जगह दूसरी जगह पर आकर के सीक्रेटली वो करते हैं, और कहते हैं कि ये एलियन के सीसीटीवी कैमरा या कुछ है। कुछ लोग यही मानते हैं कि ये एलियन, ये मशीनें हैं जो हमें पत्थर समझ में आती हैं, क्योंकि हमारी सोच अभी वहीं तक है, लेकिन ये एलियन के बनाए हुए कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हमें पत्थर की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन वो वास्तविकता में पत्थर नहीं है। अब पता नहीं क्या है ये, है ना। इसका रहस्य अभी दुनिया में अज्ञात है, कोई नहीं जानता है कि है तो वाकई में है क्या नहीं, है ना। तो ये यही गोबी मरुस्थल में पाया जाता है, और आज तक इसके रहस्य को कोई नहीं बता पाया। यहाँ तक कि बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य जो है रिवील हो चुका है, लेकिन इसका रहस्य अभी तक रिवील नहीं हुआ है। ऐसे ही बरमुडा ट्रायंगल क्या है सर? बरमुडा ट्रायंगल वो भी एक बहुत बड़ा रहस्य रहा है, जिसके बारे में लोगों ने अपना तर्क लगाया है, लेकिन आज तक वो भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं।
ऐसे ही गीजा का पिरामिड है। ये सब रहस्य हैं दुनिया के। स्टोनहेंज हो गया, वहां पर क्या होता है कि जब भी कोई चीज उसके ऊपर जाती है तो वहीं समा जाती है, आगे नहीं जा पाती, अच्छा अच्छा, हाँ वहीं से गायब ट्रायंगल। हो जाती है। हाँ जी हाँ जी, ये तो सुना था सर मैंने, ठीक है। लेकिन डीपली नहीं। तो ये बरमुडा में है सर? अटलांटिक, हाँ बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में है ना। सारगैसो सी से जुड़ा हुआ है अटलांटिक महासागर के अंदर, ईस्ट ऑफ यूएसए। और जी जी। वहां पर इस तरह की घटना देखने को मिलती है। जब भी कोई उधर से ऊपर से गुजरता है, जहाज वगैरह कुछ भी हो, तो वहीं से गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, आगे जाता ही नहीं, है ना। और बरमुडा पर जा करके ढूंढो तो वहां भी नहीं मिलता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो उसको दूसरी दुनिया का द्वार मानते हैं। एक जहाज वहां पर गायब हो गई थी इनकी, क्या कहते हैं, कोलंबस की, वो मिली क्या कहते हैं 2014 में। ठीक, कोलंबस है ना की जो जहाज थी वो 2014 में जाकर के मिली, गायब तब हुई थी। तो कहते हैं कि कोई दूसरी दुनिया का द्वार खोल देता है और वो जो है फिर कहीं और पहुंच जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ इतनी स्ट्रांग ग्रेविटी है कि खींच लेता, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटी इतना स्ट्रांग नहीं हो सकती, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि लो प्रेशर चैनल है, बहुत तगड़ा ही लो प्रेशर। तो वहां पर लो प्रेशर चैनल जब बहुत स्ट्रांग है तो लो प्रेशर गेज में दिखता ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं निम्न वायुदाब का बहुत तगड़ा क्षेत्र है, यहाँ चक्रवात आते हैं, भंवर में फंस जाता है। तो अगर ऐसा है तो क्या कहते हैं, बैरोमीटर पर प्रेशर बहुत लो दिखाना चाहिए, हवा के दबाव में परिवर्तन देखने को मिलना चाहिए, लेकिन वो भी तो नहीं दिखाता है, तो कैसे कह दें, है ना। तो ये सब चीजें भी वहां पर उससे जुड़ी हुई हैं। अरे नेट पे सर्च करोगे तो बहुत बातें देखने को मिल जाएंगी इन सब चीजों के बारे में। अभी तक साइंस इतना डेवलप नहीं हो पाया है बहुत सारी चीजों को, तो कि वो इसको रिवील कर सके, और कभी भी प्रकृति को रिवील नहीं कर सकता है। हमारे महासागर को ही हम लोग 5% जान पाए हैं केवल, उससे ज्यादा तो हम मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं, अपने महासागर के बारे में ही नहीं जानते हैं, 5% ज्यादा नहीं जानते। और महासागर में इतने अकूत रहस्य, दिव्य दिव्य चीजें पड़ी हुई हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। ऐसे हम नहीं जान सकते हैं। या तो आपके अंदर मतलब कि एस्ट्रल ट्रेवल की पावर हो कि समंदर के अंदर जा करके गोता लगा सकें, है ना, तब आप महासागरों में जा करके डुबकी मार सकते हैं, है ना। लेकिन बिना मतलब गए, लेकिन ये सब कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। इसका कोई मतलब क्या है? अरे रहस्य जानने क्या जरूरत, शांति से अपना तैयारी करो। रहस्य इतना है, कितना जानोगे, अनंत रहस्य। एक जानोगे, दो जानोगे, फिर 100 पड़े रहेंगे, 100 जानोगे तुमको 1000 और बचे हुए दिखाई देंगे। जितना जानोगे उतना और ज्यादा तुम्हारे जानने के लिए बचा रहता चला जाएगा, है ना। तो ये कभी खत्म होने वाली चीजें नहीं है। बस इतना जान लो कि नमस्ते कर लो, तो रहस्य बहुत अच्छे, नमस्ते, है ना। बात खत्म, अगला मरुस्थल पढ़ते हैं। हो गया, काली बिल्ली का लिखो। हाँ उस खोज में काली बिल्ली, टकला मकान, मरुस्थल, ठीक है। सदर्न जिंजियांग प्रोविंस, तिब्बत के पठार के नीचे फूट हिल ऑफ कुनलुन सान माउंटेन एंड साउथ वेस्ट ऑफ द गोबी डेजर्ट। टकला मकान का मतलब होता है कि नो रिटर्न, या तकली मकान भी इसे कहते हैं। चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में है, बाउंडेड बाय कुनलुन सान माउंटेन इन साउथ। इसके दक्षिण में कुनलुन सान, उत्तर पूरब में गोबी मरुस्थल है, और ये चाइना के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित मरुस्थल है।
ठीक है। और इसके पश्चिम में एक और माउंटेन है यहाँ पर, तेनसान। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर उपस्थित मरुस्थल है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के कारण बना हुआ मरुस्थल है। सनातनी पवनों यानी ट्रेड विंड के ऑफशोर होने के कारण बना हुआ, ट्रेड विंड के ऑफशोर होने के कारण बना हुआ है। इसके बारे में हमने बताया था। कंप्लीटली लाइज इन चाइना। और दूसरा भी फैक्टर यहाँ पर एक लागू होता है ना, कि तटरेखा से दूरी। तटरेखा देखो कितनी ज्यादा दूर है यहाँ से, तो इस कारण भी ये मरुस्थल यहाँ पर है। अच्छा, क्या ओरोग्राफिक इफेक्ट के कारण भी यह मरुस्थल है? यूके नहीं है दीपक, यूके तो उसकी लोकेशन है बरमुडा की, कब्जा है आइलैंड पर। ठीक है, आप फिर से चेक करो, वो भी मरुस्थल में पाया जाता है। तो क्या यहां पर ओरोग्राफिक इफेक्ट जिम्मेदार है? ये पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, तो क्या हवाओं को ये रोक ले रहा है, इस कारण से लीवर्ड स्लोप पर मरुस्थल है? क्या यह बात सही है कि नहीं सही? कोई बताए। काफी इससे रिलेवेंट चीजें हमने पीछे बताया हुआ है, उन फैक्ट को जोड़ करके बताइए। कोई बताओ भाई, तुम लोग भी कुछ दिमाग बुद्धि खर्चा करोगे तभी बुद्धि बड़ी होगी। होना चाहिए सर, यहाँ पे फर्क तो पड़ेगा। होना चाहिए। Yes. कैसे कैसे? क्योंकि इसमें क्या वहां पर हवा की डायरेक्शन है ऐसी? यहाँ पे तो सर क्या हवा 35 से 35 के बाद में 60 से 65 तक अक्षांशों में हवाओं की दिशाएं चेंज हो जाती है ना, पश्चिमा पवनों की। तो उस वजह से सर होना चाहिए। कौन बोला ये बात? विनोद सर। राइट आंसर, एक्सीलेंट। बहुत दूर का फैक्ट था ये, बहुत डीप फैक्ट था। क्योंकि अभी तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है हवाओं की डायरेक्शन, है ना। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड ऐसे दिखाई दे रही है ना। तो लेकिन सर्दियों में क्या होता है, प्रेशर बेल्ट जब शिफ्ट हो जाती है 20 से 25 डिग्री पर आ जाती है, तब इसको पछुआ पवनों के चपेटे में आना चाहिए था। और उसके कारण यहाँ पर जो भूमध्य सागर और भारत की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात थे, उनको यहाँ पर पहुंच करके बारिश करवाना चाहिए था। लेकिन बिकॉज ऑफ द ओरोग्राफिक बैरियर ऑफ हिमालय एंड तिब्बतन प्लेट्यू, these cyclone diverted toward the India, northwestern part of India, and rainfall occurs in winter in Rajasthan, northern part of Rajasthan, Punjab, Delhi, Haryana, and these regions unable to receive rainfall from the summer monsoon because of the distance from the coastline factor. But these regions receive rainfall during the winter. Northwestern part of India receive rainfall in winter because of the westerly disturbance. पछुआ पवन विक्षोभ के कारण यहाँ पर वर्षा। ये पेपर में प्री में कई बार प्रश्न पूछा गया है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, है ना, शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो पछुआ पवन विक्षोभ के कारण उत्पन्न जो चक्रवात होते हैं, भूमध्य सागर और भारत की खाड़ी के जो चक्रवात होते हैं, वह पछुआ पवनों के चपेटे में आते हैं। पछुआ पवन उनको उठा करके उड़ा करके लेके जाती, चाइना लेके जाती, लेकिन चाइना नहीं जा पाती क्योंकि वहां पर पर्वत है और पर्वत ने उसका रास्ता मोड़ दिया। कहा भैया उधर मत जाओ, इधर जाओ, इधर गर्मी बारिश नहीं हुई है।
चाइना को सूखा रहने दो, ठीक है, नहीं तो रिसीव। ये बहुत लंबा ये क्वेश्चन आया था, पीसीएस ने पूछा था प्री में, लेकिन बहुत रेयर बच्चों ने इसका सही आंसर लिखा था। मैंने उसके बाद अपनी क्लास में लोगों से पूछा था, तो बहुत कम ही बच्चे तब भी इसके बारे में बता पाए थे। जैसे विनोद जी ने बहुत अच्छा दिमाग लगा करके अच्छी तैयारी चल रही है आपकी विनोद जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। डीप क्वेश्चन का जब कोई जवाब देता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात जो है समझ में आई, नहीं समझ में आई तो मैं फिर से बता दूं, क्योंकि यहाँ पर कई फैक्ट जुड़े हुए हैं। आ गया सबको? तो अच्छी बात। अभी आपने थार का मरुस्थल, ठीक है। अच्छा, ये जो टकला मकान मरुस्थल है, ये सैंड ड्यून के लिए जाना जाता है। बड़े बड़े सैंड ड्यून यहाँ देखने को। सैंड ड्यून क्या होते हैं? बालू के टीले, है ना। जैसे रेत आती है उड़ करके, तो वो वहां पर डिपॉजिट करती जाती है, एक टीले आकार बना लेते हैं, तरह तरह के आकार बना लेते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर सैंड ड्यून देखने को मिलते हैं, अलग अलग डिजाइन में मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ से नदियां कौन कौन सी, कुछ नदियां भी जाती हैं और ऊजेज भी हैं, जिनके कारण इस घोर मरुस्थल में भी, मरुस्थल के मध्य भाग में भी सेटलमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी जीवन पाया जाता है, ठीक है। होतन और यारकंद नदियां यहां से होकर के गुजरती हैं। होतन और यारकंद रिवर को टकला मकान का वो कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे, वरदान, ठीक है। मतलब यहाँ पर टकला मकान में जो लाइफ ऑफ टकला मकान डेजर्ट कहा जाता है इसे, होतन और यारकान नदियां, ठीक है। ये नदियां ही हैं जो यहाँ पर जीवन को संभव बना रही है। आगे जब जाकर के मिल जाती हैं, है ना, तरीम नदी बन जाती, तरीम, कुनलुन सान माउंटेन से ये नदियां निकलती हैं। इतना बहुत है यहाँ के बारे में, ठीक है। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एकदम प्रेसिपिटेशन नहीं होता, ठीक है। लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर की मिलीमीटर की, कभी कभी 30 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है, बारिश हो जाती है ना। लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर केवल 10 मिलीमीटर की ही बारिश हो पाती है। जो ईस्टर्न पार्ट है, मतलब रेनफॉल को अगर हम देखें तो रेनफॉल वेस्ट टू ईस्ट इंक्रीज करती है। इधर ओनली 10 मिलीमीटर रेनफॉल, और इधर एकदम ईस्टर्न पार्ट तक मरुस्थल के 38 मिलीमीटर तक रेनफॉल हो जाती है, वर्षा हो जाती है। नीलिमा जरा बताओ ये कैसे होता होगा, क्यों होता होगा? सर क्वेश्चन दिमाग में रखो, क्वेश्चन क्यों नहीं सुना एक बार में? ध्यान से क्लास में बैठो, एकदम जैसे काग चेष्टा बको ध्यान, है ना। सुना है सर, फिर भी वेस्टर्न। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने पूछा कि पश्चिम से पूरब की तरफ रेनफॉल का जो स्तर है वो बढ़ता है। जी सर। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है। क्योंकि पश्चिम में केवल 10 मिलीमीटर है और पूर्वी टकला मकान के क्षेत्र में 38 मिलीमीटर तक है। इसका कारण क्या है? जो चेंज आ रहा है रेनफॉल लेवल में, उसका कारण क्या है?
इसी कारण से जो ये वाला पार्ट है इधर घासें पाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे जो है लोमड़ी, टाइगर, भेड़िया, साइबेरियाई हिरन वगैरह भी पाए जाते हैं। रेबिट। सर ईस्टर्न साइड में हिमालय पर्वत है, तो जो पश्चिम साइड से रेनफॉल जा रहा है उसको टकरा के वो रिटर्न आ जाते हैं, इसलिए वहाँ पे ईस्टर्न में ज्यादा होती है। तो यहाँ कौन पहुंचा दिया? जब वो रिटर्न हो गया तो यहाँ कैसे आ गई? यहाँ बारिश कैसे होने लगी? बारिश नहीं बता पाओगी, कोई बात नहीं है। धर्मेंद्र बताओ जरा भाई, अनम्यूट करो। तुम टारगेट पे हो आजकल धर्मेंद्र। देखो देखो बोल नहीं रहा फिर से ही। गायब हो गए क्या सुबह की तरह? हाँ नहीं, सुबह हमको बाद में फोन किया था, इसने कहा कि नहीं सर हमारा अनम्यूट ही नहीं होता है। अब इनको हम कल से जो है ना वीडियो ऑन करा के बैठाएंगे। पारितोष भैया बताएंगे हमारे। हाँ बताओ भाई। सरल प्रश्न पूछा हूं। विनोद जी ने तो भारी प्रश्न का उत्तर दिया था, हमको उम्मीद नहीं थी। मैं खुश, आज खुश कर दिया इन्होंने। कुछ दिक्कत है क्या? मतलब जैसे इसमें कि लोगों का अनम्यूट नहीं होता है, ऐसा कुछ दिक्कत है क्या? सर मैं बताऊं सर? कौन? विनोद सर। नहीं, सगुप्ता तुमसे भारी प्रश्न पूछेंगे अब, और तुमसे भारी प्रश्न किया जाएगा। हाँ बताओ। ये जो रेनफॉल इंक्रीज कर रही है टकला मकान मरुस्थल में, पश्चिम से पूरब, बहुत सरल प्रश्न है। और पिछली क्लास अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा है ना, तो वो इसको बता सकता है। इधर 10 मिलीमीटर तक घास का तिनका भी नहीं पाया जाता है, और इधर 38 मिलीमीटर तक जो घास भूमि से सटा हुआ है। नो सर, पता नहीं मुझे। दिमाग लगाओ। ये वाली बात मुझे नहीं आती थी। सोचो ना, दिमाग खर्चा करो ना। हम हमारे बता देने कोई फायदा थोड़ी है। दिमाग खर्चा करो, बताओ। क्लासेस को ध्यान से सुनो, बाद में जो वीडियो है उसको सुनो मत हो। क्रीम निकालो उसकी। एक बार में नहीं समझ में आएगा ना, जैसे गीता ज्ञान है ना, एक बार में नहीं समझ में आता है। जितनी बार पढ़ोगे हर बार एक नई निकल के आएगी। कुछ चीजें मैं एक लाइन में बोल देता हूँ, लेकिन उनमें बहुत भार होता है। उसको भी ध्यान सुनोगे फिर तीसरी चौथी बार में समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा पूछोगे तो। मत के दिमाग बड़ा करो अपना, तब काम बनेगा, है ना। आईएएस के बनने के लिए आईएएस के स्तर का दिमाग होना चाहिए, है ना। और वो बनाना और ये ट्रेनिंग पीरियड है, इसी में हम बनाएंगे, है ना। सोचने की कोशिश करिए और बताइए। कोई बात नहीं। गौरव है? हाँ है। मैं ट्राई करूं? कौन? दीपक? नहीं, गौरव बताओ। ये छोटा सा प्रश्न है, इसको गौरव जी बता सकते हो आराम से। नहीं पता है। दिनेश जी बताएंगे, आजकल बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। इसी में असेसमेंट होता रहेगा ना तुम लोगों का अपना। जी सर। कि अभी हम, हाँ दिनेश जी बताइए। कोई बात नहीं है। असेसमेंट करो अपना अपना सब लोग, असेसमेंट करो। हाँ
पश्चिम से और अरबी सागर से जो वाइन आती है वो एक में को टकरा के उसके उसके रीजन से ज्यादा आते हैं यहाँ पे, यानी ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है। गलत है, ये नहीं है। सोनू जी। सर यहाँ पे आप अभी बोल रहे थे ना कि रेतीला ना हो के चट्टाने ज्यादा हैं, तो शायद उससे टकराकर वर्षा होती है। ये तो कोई फैक्ट नहीं है। सोनू जी बताओ। जी सर। हमको ना, हाँ, क्या इसका आंसर आपको पता है? बहुत सरल प्रश्न है सर सर एक हाँ, बार आप तो प्रश्न सर है, फिर से लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ। हाँ एक बताइए। बार प्रश्न फिर से पूछिए सर। सर छोटे नागपुर के पठार के कारण ये सब एकदम एकदम बाहर की बात है, उसका कोई अस्तर ही नहीं है यहाँ पर, है ना। मतलब ये इस तरह की बात हो गई कि यहाँ अगर क्या कहते हैं मोदी जी को छींक आए तो डोनाल्ड ट्रंप को जुकाम हो जाए, ऐसी वाली बात। सर इसमें मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जो हेलो, हाँ बताइए बताइए। जी इसमें मैं बताता हूँ सर, इसमें जो मुख्य कारण है वो है नदियों का पठारों की तरफ गति करना। जो पश्चिमी घाट है उसमें दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं वे पश्चिमी घाट की तरफ जो पठार है उधर जाती है, तो वे क्या करती है पश्चिमी घाट की तरफ बारिश कम करती है और पूर्व की तरफ अधिक, क्योंकि उधर हिमालय का क्षेत्र है। नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, और मौका देता हूँ। रजनीश जी बताएंगे? यस सर। तो पिछली क्लासेस सुन के आएंगे। हेलो, पिछली क्लासेस सुन। हाँ बताइए रजनीश जी। हेलो। हाँ सुन रहे हैं, सर बताइए। इसके एक सर जैसे जैसे हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं शायद ये समुद्र तट से नजदीक होते जाती है, और जैसे जैसे हम समुद्र तट के नजदीक जाते हैं हवा में नमी की मात्रा बढ़ती जाती होगी और बारिश बढ़ती जाती होगी। राइट आंसर, वेरी गुड। कितना सरल सी बात थी, है ना, बहुत सरल बात थी। अरे भाई तट रेखा से दूरी घटती जा रही है कि नहीं? सर टेम्परेचर भी फैक्टर है सर। टेम्परेचर फैक्टर जैसे कैसे काम करेगा? सर जैसे इन्होंने बताया ना तट रेखा से दूरी कम हो रही है, लेकिन जो समुद्र की तट रेखा होती है उसका ऊपरी लेयर जो होती है वो कंपैरेटिवली वो आई मीन लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। हाँ, लो प्रेशर पैदा करता है, बहुत एक्सट्रीम लो प्रेशर पैदा करता है। ये इस कारण से हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। यस सर, ये मेन होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसने खींचा तो, लेकिन अब जो ये हवाएं आ रही मॉइस्चर लेकर के रास्ते में पूरा मॉइस्चर खर्चा करती चली जा रही हैं, लेकिन इसके बेस्ट पार्ट तक कुछ रेनफॉल कर देती है, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते सूखती चली जाती है, ड्राई होती चली जाती है ना। यही इसका फैक्टर। लेकिन आप लोगों को पूरा जो है रिवाइज करके आना है ना, पीछे का भी। उसमें सारे फैक्ट प्रोसीजर सब बताए गए हैं। फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट पूरा एक क्लास उसी पर हुई है। उन सारे फैक्टर को बहुत स्मूथली और हर तरह से समझाया गया। उनको देख करके समझिए, है ना। एक बार, दो बार, तीन बार, जब भी खाली रहो भजन की तरह जो है ये वीडियो हैं उनको सुनते रहो, है ना। रेयर कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछता होगा जो हमने डिस्कस ना किया हो, ठीक है। इनफैक्ट वो भी वीडियो सुन करके पेपर बनाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से सुनो, बहुत अच्छे से उसके गुरुत्व तक पहुँचने की कोशिश करो। जो चीज़ शॉर्टकट बताई गई है उनको हमसे फिर पूछ लो, चाहे या फिर कहीं सर्च करो, लेकिन हर चीज़ को ध्यान से समझो, है ना, तब काम बनेगा। नहीं तो हम पढ़ा देंगे, कोर्स खत्म हो जाएगा,
नहीं आएगा तो हमको कोई प्रोफेशनल ये चीज़ नहीं चाहिए कि हाँ ठीक है चलो ख़त्म, हमको चाहिए रिजल्ट, समझे। नहीं तो वहीं पहुँचेंगे जिस दिन कभी किसी स्टेट में, कोरोना के बाद मैं घूमता रहता हूँ, कभी इस स्टेट कभी उस स्टेट, ठीक है, और जिस स्टेट जाऊँगा वहीं बुलाऊँगा फिर, ठीक है, कान उखाड़ लूँगा अगर नहीं निकला तो, पेपर का रिजल्ट दो, और जलील अलग से करूँगा, है ना। इसलिए बेहतर है कि रिजल्ट दे करके बत्ती ले लो, है ना। और अच्छे से जो अभी, और कैसे मिलेगी बत्ती, बत्ती ऐसे मिलेगी जितना भी क्लास चल रही है उसको अच्छे से समझ लो बस। और उसको समझने के लिए तुम्हें हो सकता है अगर कोई इधर उधर सोचे ढूंढनी पड़े तो भी ढूंढो, नहीं तो हमसे पूछो, है ना। लेकिन उनको पूरी तरह समझ लोगे तो दिमाग बड़ा हो जाएगा, और दिमाग बड़ा हो जाएगा, मथ जाएगा तो बड़ा भारी हो जाएगा, और ये हर जगह काम आएगा। रिवीजन ना करना, वीडियो ना सुनना, एक बार में कोई चीज नहीं समझ में आती उसको 2 बार समझोगे, 3 बार समझोगे, 5 बार सुनोगे, कोई सोर्स ही नहीं देखना पड़ेगा, ये भी बता रहा हूं, कोई सोर्स ही नहीं देखना पड़ेगा, वह तब भी याद हो जाएगा, तब भी समझ में आ जाएगा, तो तुम्हारी आत्मा तुमको समझा देगी तीसरी बार में। ये भी एक्सपीरियंस करके देख लेना। जब क्या कहते हैं, जब 2 बार तीसरी बार सब सुनोगे तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो, थार मरुस्थल, ठीक है, अगला आपका है थार डे, 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल। पाकिस्तान और भारत में अवस्थित है, ठीक है। भारत का राजस्थान है ना, पार्थली पंजाब है, सिंध बलूचिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान, जहां पर इसे बलोच मरुस्थल कहा जाता है, उधर इंडस रिवर वहां से पास करती है, जो यहाँ से गुजर करके जा करके नाग सरोवर बर्ड सेंचुरी है उधर भारत में, गुजरात के एकदम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर, वहां से अरब सागर में गिर जाती है। तो इस मरुस्थल के बनने का कारण क्या होगा, जिसको पता हो वो जो है लिखे कि इस मरुस्थल के निर्माण का कारण क्या होगा। और दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस डेजर्ट है, सबसे ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है, सांस्कृतिक विविधता, और सबसे ज्यादा पॉपुलस डेजर्ट मतलब ऐसा मरुस्थल जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, थार का मरुस्थल ही है। अरावली यहाँ है मान लो, है ना, अरावली समानांतर है, अगर अरावली किसने लिखा है बात, हाँ रजनी जी, बढ़िया, आज तो आप एक्टिवेट है ना। तो अरावली समानांतर है, हवाएं जो आती हैं वो यहाँ पर बारिश नहीं करवा पाती क्योंकि उसके समानांतर ही गुजर जाती है। तो ये कारण है कि राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, और अरब सागर की जो शाखा है, मानसून जब आता है तो वो बारिश करने में अक्षम रहता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि बंगाल की खाड़ी वाला मानसून, तो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून के तो ये पैरेलल है, नहीं परपेंडिकुलर है। क्यों नीलिमा, अब बताओ, अरे अभी मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। ये बताओ कि ये तो परपेंडिकुलर है अरावली के,
ये तो मान लो समानांतर था, ठीक, नहीं बारिश हुई, समानांतर निकल गया। ये तो परपेंडिकुलर है, ये कहानी बारिश करवा रहा। सोचो सोचो, दिमाग खर्चा करो, बताओ। कुछ भी बोलो, कुछ भी। खनका पठार है और विंध्य पर्वत मांगा। हाँ, उसको टकरा यानी वो होने के कारण वहां से एंटी क्लॉकवाइज घूम के रिटर्न आते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते। सोनिया जी बताइए। हालांकि मैं चर्चा कर चुका हूं ऑलरेडी। ये देख का ये ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी कैसी है, इससे पता चलती है। अटेंटिव होना है। नहीं, पूनम जी बताइए। नहीं, अब आप ही लोगों से मैं ज्यादा पूछूंगा जब तक कि पढ़ना नहीं शुरू कर देते। फैक्ट सब कुछ। आप तो साधना भी बता दी, सोचो, है ना, इसके अंदर इतना ग्रोथ। श्वेता। सर तट रेखा से दूरी जब तक वहां तक हवाएं पहुंचती हैं तब तक शुष्क हो जाती हैं। राइट आंसर। देखो, अभी इसके पहले मैं नीले रंग से बनाया हुआ था और तुरंत बोला था मैंने, ये बात मैंने बोला था, है ना, अभी बताया था, अभी तुरंत। और इसके पहले वाली क्लासेस में भी बताया था, 3-4 बार बताया था। और फिर उसके बाद लाल रंग की लकीर उसी के ऊपर खींच दिया। सोचो, इतना ज्यादा सरल बात, है ना। वेरी गुड, ठीक है श्वेता। लेकिन सोचो कि इसका उत्तर नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब हमें अभी और पीछे के लेक्चर सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आधार है, बेस है ना। जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। ठीक है, तो 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल भी है और बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा पॉपुलस डेजर्ट भी है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी को कहते हैं रेगोसोल। रेगोसोल जो कि एक सैलाइन सॉइल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लवणीय मृदा को प्रतिबिंबित करती है। अच्छा, यहाँ पर उतना भी बुरा रेनफॉल की स्थिति नहीं है जैसा हर जगह होती है। लगभग 100 मिलीमीटर की बारिश हो जाती है, 104 इंच रेनफॉल यहाँ पर हो जाती है। तो इस कारण से यहाँ पर कैक्टस वगैरह की कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। और इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो ठंडियों में बारिश भी प्राप्त कर लेता है ना। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ठंडियों में बारिश प्राप्त करता है, जबकि इसको साउथ वेस्टर्न पार्ट बारिश प्राप्त करना चाहिए था।
है ना। साउथ वेस्टर्न पार्ट बारिश प्राप्त करना चाहिए था, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बारिश प्राप्त कर रहा है। साउथ वेस्टर्न पार्ट अगर इमेजिन करें पिछले मैप को, तो वो टच है अरब सागर से, लेकिन बारिश पा रहा है तटरेखा से दूर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। मतलब बारिश होना चाहिए यहाँ, है ना, क्योंकि ये तो कोस्ट से लगा हुआ है, तटरेखा से दूरी वाला बात यहाँ काम नहीं कर रहा है। लेकिन बारिश कहाँ हो रही है? यहाँ 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 बारिश हो रही है। ये क्या मसला है? ये क्या मसला है? अरुण जी बताएंगे? जी सर। यहाँ पर तो जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ बारिश होनी चाहिए थी, क्योंकि तट रेखा से दूरी कम है। लेकिन यहाँ पर बारिश जो गिरती भी है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, थार के, यानी इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और थार के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बारिश हो रही है, जो कि तटरेखा से दूर है। तब भी इसका क्या कारण? सर्दियों में सर गर्मी, हमने सर्दी गर्मी बात नहीं की है, बस आप बता दीजिए। सर वही पछुआ हवाओं के विक्षोभ के कारण सर्दियों का अगर लेके चलें तो। कौन बोला? अरुण ही बोल रहा हूँ सर। अच्छा, आवाज तो बदल गई। अच्छा, हाँ, राइट आंसर, यही सही उत्तर है। देखो, ये अटेंटिव होकर के सुनना होता है, अभी अभी मैंने बताया था। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ अच्छी खासी पाई जाती है। ब्लैक बक हिरन पाए जाते हैं, ब्लैक बक पाए जाते हैं यहाँ पर, जिसे काला हिरन ना, काला जिसको उन्होंने मारा था सलमान खान ने। सलमान खान, हाँ, सलमान खान मारा, लेकिन वो मारा नहीं था, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया कि नहीं मारा था, तो हम भी वही कहेंगे कि नहीं मारा था। वो बस गोली गोली खेल रहे थे, और हिरन की उसकी वाइफ आ गया था सामने। वो आगे सुसाइड करने आया था, वो सुसाइड करने आया था। ठीक है, उसने सुसाइड किया था। चिंकारा गैजल जिसे कहते हैं, है ना, ये सब यहाँ पर, फ्रैंकोलिन, कोयल, है ना, ये सब भी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। रिलीजन की बात करें तो इस्लाम, हिंदुइज्म एंड सिखिज्म और जैनिज्म, यहाँ पर ये 4 रिलीजन प्रमुख तौर पर पाए जाते हैं। माउंट आबू के क्षेत्र में जैनिज्म वाला क्षेत्र है, वहाँ तो नीचे उधर भी वो लोग पाए जाते हैं, और इधर पाकिस्तान के क्षेत्र की तरफ इस्लामिक, और इसके पंजाब वाली तरफ सिख, और नीचे राजस्थान हिंदुइज्म, ये सब जो है जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। जनजाति मतलब धर्म पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं हाउस ऑफ द डेजर्ट, मरुस्थलों का गृह कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और 10 बड़े बड़े मरुस्थल हैं, 2/3 भाग तो ऑस्ट्रेलिया का केवल मरुस्थल ही है। ये तो पहले तो हम लोग लिस्ट बना लें कि यहाँ पर कौन कौन से मरुस्थल हैं, है ना, उनका नाम नोट कर लेते हैं ताकि हम सीख नहीं सकें। आकार के हिसाब से बढ़ते से घटते क्रम में मैं लिखूंगा, क्योंकि इस तरह से भी पेपर में क्वेश्चन बनता है। मरुस्थलों का गृह ऑस्ट्रेलिया, 10 बड़े मरुस्थल। पहला है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ग्रेट सैंडी मरुस्थल दूसरे नंबर पर। इनका सीक्वेंस भी याद रखना है। तीसरा है तनामी, चौथा है सिम्पसन,
पांचवा है गिब्सन, छठा है लिटिल सैंडी मरुस्थल, सातवां सृजलेकी, पता नहीं इसकी स्पेलिंग क्या है, शायद यही सृजलेकी। आठवां स्टार्ट, नौवां मरुस्थल है तरारी, और 10वां पेडिरका। ये इनका सीक्वेंस है। पेडिरका यहाँ का छोटा से छोटा मरुस्थल है, ठीक है। अब यहाँ पर यहीं पर बना लेता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया को बड़ा सा। यहाँ की 97% पॉपुलेशन केवल कोस्टल रीजन में पाई जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, घास भूमि, मानसूनल बेल्ट, बाकी पूरा का पूरा ये मरुस्थल। पूरा मरुस्थल। अब यहाँ पर देखते हैं कि इनका मैप वर्क कर लेते हैं कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है ना। इधर इस साइड में है। सर ये सिडनी की लोकेशन क्या है? ओलंपिक, ये है ग्रेट विक्टोरियन। नंबर डालता हूँ, नंबर 1 यहाँ पर है, ग्रेट विक्टोरियन। फिर इधर है लिटिल सैंडी कोस्टल, ये लिटिल सैंडी 6वां नंबर। इसके ऊपर है गिब्सन, 5वां नंबर। गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ये बड़ा था ग्रेट सैंडी, ये ग्रेट सैंडी 2रा नंबर। ग्रेट सैंडी, तनामी, ये तनामी, ये सिम्पसन, सृजलेखी, सृजलेखी 7वां नंबर।
स्टर्ट, और कौन बचा? स्टर्ट, तरारी, बेडरिका, हाँ, ये सब जो है यहाँ के मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के। अब यहाँ पर ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पाई जाती है, उलरू जिसे कहते हैं। उलरू यहाँ पर ये पेपर में पूछी गई उलरू। इसे रंग बदलने वाली चट्टान कहते हैं। इसका दूसरा नाम है काटा जूता या आयर रॉक। काटा जूता या आयर रॉक के नाम से इसे जाना जाता है। ये दिन भर अपना रंग बदलती रहती है। सूर्य की किरणें अलग अलग एंगल से इसके ऊपर पड़ती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथ का पठार है, लार्जेस्ट मोनोलिथ डेजर्ट ऑफ द मोनोलिथ प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड। और इस कारण से बहुत बड़ा पर्यटकों के लिए अभ्यारण्य केंद्र बना हुआ है। ठीक है, आयर लेक है, इस कारण से इसे आयर रॉक के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ये कंप्लीट हो गया। मिनरल्स यहाँ पर खूब पाए जाते हैं, जिस कारण से इनकी अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, मजबूत है। इस कारण इस एरिया में पशुपालन होता है। इस एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखा जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा जाता है। और इधर मानसूनी कृषि होती है ऊपर वाले क्षेत्र में, है ना। और यहाँ पर वनाग्नि लगी थी, फॉरेस्ट फायर, क्योंकि मरुस्थलों की घास सूख जाती है ना। और इस कारण से उसमें गरम गरम हवाएं जब चलती हैं तो आग लग जाती है, और वो हवाएं सदाबहार वनों में इंटर मारती हैं, उनमें आग लगा देती हैं। इस साइड में तो रेगुलर रेनफॉल होती है। बहुत अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी, 97% पॉपुलेशन यहाँ से इतने में पाई जाती है कोस्टल रीजन में। ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन आने वाली हवाओं को रोक लेता है। तो जो इसके ईस्टर्न मरुस्थल हैं उसके कारण, क्योंकि ये हवाओं को रोक लेता है ना आने वाली। और पश्चिम में मरुस्थल, उसका कारण है कोल्ड करंट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ठीक है, और इसके साथ ही हमने पूरा मरुस्थल वगैरह सब समाप्त कर लिया। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे रॉक वाला चैप्टर, चट्टानें। ठीक है, मतलब रॉक साइकिल पढ़ेंगे उनकी, और उसमें इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसी को पूछना है? सर वही होती है ना अवसादी चट्टाने, आग्नेय चट्टाने, इस तरीके की। हाँ, वही वाला चट्टान। सर आपने एक वो प्लेटलेट वाला पढ़ाया था, प्लेट, वो नहीं मिला मेरे को कहीं। प्लेट टेक्टोनिक का वीडियो पढ़ा होगा, वही देख लो, इनको ढूंढ करके दे देना। नहीं, वीडियो तो है, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक का चैप्टर नहीं मिला। मैं खूब पीडीएफ मिल जाए या कुछ ऐसा, तो मैंने देखा तो वो मिला नहीं। पीडीएफ नहीं, हमने प्लेट टेक्टोनिक बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नहीं, आपने तो सर डिटेल में पढ़ाया ही था। तो फिर कहाँ चाहिए वो चीज? ठीक है सर, मैं वीडियो से कर लेता हूँ। तो वीडियो में देख लीजिए ना, पीडीएफ में चक्कर में है, उसमें मिल जाएगा ना, सारी चीज समझाया हुआ है, नोट बना लीजिए, है ना।
सर कुछ नहीं तो पीडीएफ की बात करें तो उसमें मिल जाएगा, महेश कुमार बरनवाल की किताब में भी मिल जाएगा, फुल्लर किताब में भी प्लेट टेक्टोनिक बहुत कॉमन चैप्टर है, हर जगह मिल जाएगा ये। फुल्लर में तो सर है ही नहीं, फुल्लर का तो मैंने आपको बताया ही था। नहीं, प्लेट टेक्टोनिक ना हो ऐसा नहीं होगा, नहीं है सर, मैं आपको मैंने तो चैप्टर वाइज भी भेजा था सर आपको, उसका उसमें है ही नहीं, उसमें आपने पहाड़ों का जो बताया था उसमें ये भी नहीं है, पहाड़ियों का निर्माण कैसे हुआ था, एक चैप्टर ये पढ़ाया था ना सर आपने। हाँ दीपक जी बताइए। सर ये आपने अभी डेजर्ट पढ़ा है, तो सर इसमें कोई डिफरेंस है क्या जो इनके अलग अलग नाम है, और अगर डिफरेंस है तो वो किस कारण, मतलब क्या कैसे, कोई बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, पठार हैं, क्या है? यहाँ पर कुछ प्लेट्यूज हैं जो डिवाइड करते हैं, है ना, पठार है ना, और नदियां डिवाइड करती हैं। वेस्टर्न पार्ट में पठार डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न पार्ट में नदियां इनको बांटती हैं, और बीच बीच में कुछ झीलें भी हैं जो इनको डिवाइड कर देती हैं, जियोग्राफिकल बाउंड्री क्रिएट करती हैं। तो सर ये डेजर्ट कैसा है, सेमी एरिड? नहीं, एरिड है, वेस्टर्न पार्ट पूरा एरिड है, ईस्टर्न पार्ट सेमी एरिड है, वहां घास भी पाई जाती है। सर तो वेस्टर्न पार्ट में है झीलें बीच बीच में, ऐसा? वेस्टर्न पार्ट में पठार, पठारों की वजह से इनमें भिन्नता है। प्लेट्यूज, हाँ वो प्लेट्यूज पे तो हो सकती है सर, और नदियां भी हाँ नहीं होती है, कैसे होगी, मॉइस्चर कहाँ पहुंचेगा। सर टेम्परेचर, नदियां और झीलें ये जियोग्राफिकल बाउंड्री क्रिएट। सर टेम्परेचर तो यहाँ का कम ही रहता है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि तो लोअर रीजन में है। फ्रीमेंटल, क्योंकि फ्रीमेंटल डॉक्टर एक लोकल विंड भी चलती है, पर्थ को कूल कर देती है, ठंडी पौने, और तापमान उतना ज्यादा नहीं होता है निचले वाले हाँ पार्ट, कम रहता था। हाँ सर ये गोभी का जो मरुस्थल बताया पर है, टकला